हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेरणा सक्सेना, आपकी सामाजिक विज्ञान की टीचर। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 इतिहास इकाई 1 इतिहास पढ़ेंगे। पाठ का नाम या अध्याय का नाम है भारतीय इतिहास और मध्ययुगीन काल, है ना। तो भारत एक गौरवशाली इतिहास रहा है। राजाओं और बहादुर महिला योद्धाओं का गौरवपूर्ण पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा संदेश है। भारतीय अपने राज्य के लिए एक उच्च निष्ठा के साथ हमेशा से देशभक्ति की ओर अग्रसर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का यश और रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत शक्ति की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पुराने राजा और योद्धाओं में तोपखाने तथा संबद्ध मार्शल आर्ट के लिए जुनून था। यह भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय हिस्सा है। भारत के विभिन्न नाम, अब जो भारत है हमारा, उसके बहुत सारे नाम हैं, उनके बारे में जानकारी है। हमारा देश दुनिया में भारत के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर हमारा देश भारत या हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता है। या तो इसको भारत के नाम से जानते हैं या हिंदुस्तान के नाम से। हिंदुस्तान एक संवैधानिक नाम नहीं है, मतलब हिंदुस्तान एक संवैधानिक यानी कानून के तहत नाम नहीं है। हमारे संविधान में इसे इंडिया के रूप में जाना जाता है, उद्धृत किया गया यानी कि जाना जाता है, जो भारत है, जिसे हम इंडिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। वैदिक काल के दौरान से भारत देश का मूल नाम है हिंदुस्तान। वैदिक काल के दौरान भारत का मूल नाम था हिंदुस्तान। मुस्लिम तुर्क हमलावरों द्वारा दिया गया यह नाम था। प्राचीन समय में हमारा देश भारतवर्ष और जम्बूद्वीप दो प्राचीन नामों से जाना जाता था। जम्बूद्वीप और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था पहले शुरू के ज़माने में, प्राचीन काल में। हमारा देश सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के देश के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन फारसी में संस्कृत शब्द को हिंदू घोषित किया गया था। मध्ययुगीन संसार आगे का पॉइंट है, तो पढ़ेंगे। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन सामान्यतः प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक युगों में विभाजित है। इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अतीत की घटनाओं का अध्ययन प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक। प्राचीन यानी पुराने समय का और आधुनिक माने आज के ज़माने का। प्राचीन और आधुनिक युग के बीच का युग इतिहास के मध्य या मध्ययुगीन काल के रूप में जाना जाता है। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृतियों के विकास के लिए मध्ययुगीन काल को भारत में 8 से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत बढ़ाया गया था। यह काल दो अवधियों में विभाजित, यह काल दो भागों में विभाजित है, मतलब दो समयों में। पहला समय है प्राचीन मध्ययुगीन, जो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा, और दूसरा नंबर का है अंतिम मध्ययुगीन काल, जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा है। प्राचीन मध्ययुगीन काल का इतिहास राज्यों के लगातार उत्थान और पतन के कारण उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्यों के सत्ता संघर्ष पर केंद्रित है। मध्ययुगीन काल के बाद में तुर्क, अफगान और मुगलों के द्वारा असंख्य मुस्लिम मध्य एशिया में आए। आक्रमणकारियों और उत्तर और दक्षिण भारत को क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में कई युद्ध हुए। मध्ययुगीन काल के स्रोत, जिनसे हम इनके बारे में जानेंगे, ये हैं मध्ययुगीन काल का अध्ययन निरंतर रूप में ऐसे स्रोतों जैसे शिलालेख, भवन, सिक्के, धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्य के प्रयोगों में देखा जाता है। मध्ययुगीन काल इतिहास में लिखित अभिलेखों का एक अच्छा उदाहरण है, जो हमें काल के विषय में बेहतर जानकारियाँ प्रदान करता है। ये मुख्यतः दो स्रोतों से निकली हैं, नंबर 1 साहित्यिक और नंबर 2 पुरातात्विक। हाँ, पेज पलटेंगे अब आगे का। अब इसमें आएगा, सबसे पहला है प्राचीन भारत की तुलना में मध्ययुगीन काल के लिए अधिक संख्या में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, जो काल के योगों के जीवन
के विषय में अंतर्दृष्टि और अत्यधिक विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करते हैं। जो कौन से स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोत। ये स्रोत हमें शासकों के प्रशासनिक ढांचों, शासनों के सिद्धांतों, सैन्य उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं देते हैं। ये राज्यों की संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं। राजाओं की साहित्यिक स्रोतों में भी सम्मिलित हैं। दूसरे अदालती रिकॉर्ड्स जैसे कि न्याय, करों और यात्रा वृत्तांत भी में सम्मिलित हैं। अब दूसरा है पॉइंट इसका, पुरातात्विक स्रोत। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत सिक्के, शिलालेखों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों से जुड़कर बने हैं। वे उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक विचार देते हैं। शिलालेख अत्यधिक सहायतार्थ होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सहायता हमें किससे मिलती है? मध्ययुगीन भारत को जानने के लिए इतिहास को शिलालेखों से। तारीखें, राजाओं के नाम और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी इन शिलालेखों से मिलती थी। संपूर्ण भारत में फैले हुए स्मारक प्राचीन भारतीयों की कलाकृतियाँ, कलात्मक योग्यताओं के गवाह रह चुके हैं तथा इतिहास के विभिन्न माध्यमों के धन और वैभव का अनुभव भी कराते हैं। इस युग के रीति रिवाजों, खान पान की आदतों, पोशाकों और आभूषणों की जानकारी देती हुई तस्वीरें कीमती स्रोत हैं। नई सामाजिक और राजनीतिक समूहों या क्षेत्रों में उभार। मध्ययुगीन काल में सामाजिक संरचना में व्याप्त राजनीतिक और सामाजिक छवि को बनाए रखने के लिए बढ़ावा देती हैं। समानतास, महासमानतास, मंडलेश्वरा, महामंडलेश्वरा, राजकुलस्य, राजपूतास के विभिन्न समूह प्राचीन मध्ययुगीन भारत के मुख्य आंकड़े थे। ये मूल रूप से चुंबकीय तुल्य हैं, लेकिन ये विभिन्न क्षेत्रीय भावों को व्यक्त करते हैं। विभिन्न के उत्तर हितों के उपद्रव की क्रियाविधि प्राचीन भारतीय मध्ययुगीन इतिहास के विभिन्न चरणों के दौरान भी जारी रही। दक्षिण भारत में इस युग को शक्तिशाली चोल राजाओं के उद्भव के रूप में भी देखा गया, जिन्होंने प्रायद्वीप के बड़े क्षेत्रों में वशीभूत होकर शासन और कृति पद्धतियों पर अपनी प्रणाली तैयार की। वे न केवल राजनीति में बल्कि आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली थे। उत्तरी भारत और डेक्कन में दिल्ली और मुगल के सुल्तानों द्वारा बनाए गए बड़े राज्यों को पसंद किया गया। वे बड़े क्षेत्र में संलग्न किए गए। वैसे भी इन सभी स्मारकों को न केवल समान रूप में स्थापित किया गया, बल्कि विभिन्न शासकों के नेतृत्व में इन साम्राज्यों को सफल रूप में नियंत्रित किया गया। 14वीं शताब्दी के मध्य दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात क्षेत्रीय राज्यों को सम्मिलित किया गया और बाद में 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों का पतन हो गया। जो मुगल शासक मुस्लिम राजा आ गए थे, उनका पतन हो गया। कब? 18वीं शताब्दी में। धर्म के उद्भव। अब इसके में अगला पॉइंट है धर्म के उद्भव। तो मध्ययुगीन समाज के लोग धार्मिक थे और प्राचीन समय में महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं के रूप में जिन मंदिरों को संलग्न किया गया, वे उस समय बड़े धार्मिक विकासों के जुड़े हुए थे। मंदिरों का निर्माण सामाजिक स्थिति के लिए समकालीन चेतना से जुड़ा हुआ था। दक्षिण भारत में भक्तों की व्यक्तिगत नामक देवताओं के रूप में निहित थे। एक नया धार्मिक युग भारत में इस्लाम के नाम से प्रविष्ट हुआ। एक जो धार्मिक युग नया था, जो इस्लाम के नाम से भारत में प्रवेश करा। 7वीं शताब्दी में पवित्र कुरान की शिक्षा को भारत में सर्वप्रथम प्रवासियों तथा व्यापारियों के लिए लिया गया था।
कुरान की जो शिक्षा थी वो सर्वप्रथम किसके लिए, प्रवासियों और मतलब जो बाहर से आए हुए थे उनके लिए और व्यापारियों के लिए लिया गया था। और बाद में दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इस्लाम भारत में, अगला पेज, प्रसिद्ध हुआ। इस युग के दौरान धार्मिक रीति रिवाजों में बड़ा परिवर्तन, भक्ति, सूफी संतों की ख्याति और उद्भव का था, जो सामाजिक और धार्मिक सुधारों के कारण लिया गया, जिससे सभी मानव जाति के लिए समानता का सुसमाचार प्रचलित हुआ। अब इसमें स्मरणीय बिंदु दिए हैं जो याद रखने योग्य हैं। वो हैं, नंबर 1 पे है, राजाओं और बहादुर महिला योद्धाओं का गौरव पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा संदेश है। प्राचीन समय में हमारा देश भारत और जम्बूद्वीप 2 प्राचीन नामों से जाना जाता था। आक्रमणकारियों और उत्तर एवं दक्षिण भारत की क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कई युद्ध हुए थे। और नंबर अगला पॉइंट है, भारतीय इतिहास के पुरातत्व स्रोत सिक्के, शिलालेखों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों से जुड़कर बने हैं। मध्ययुगीन काल में सामाजिक संरचना के क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक छवि को बनाए रखने के लिए बढ़ावा देती है। अब इसमें अभ्यास पे आएंगे। तो अभ्यास में बहुविकल्पी प्रश्न, तो इसमें से एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं जो अपन को चुनकर लिखना है। तो पहला है, खालिस्तान बना के दे दिया, वैदिक युग में देश का मूल नाम है। वैदिक युग में देश का मूल नाम क्या था? इसमें पहला दिया है हमारा भारत, नंबर 2 पे हिंदुस्तान, नंबर 3 पे इंडिया और इनमें से कोई नहीं। तो हम काय पे लगाएंगे? हिंदुस्तान पर लगाएंगे। नंबर 2 पॉइंट है, हमारा देश दुनिया में किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा देश दुनिया में किस रूप में जाना जाता है? नंबर 1 पे दिया है भारत, हिंदुस्तान, नंबर 2 पे दिया है, नंबर 3 पे इंडिया और इनमें से कोई नहीं, नंबर 4 पे दिया है। तो हमारा देश दुनिया भर में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया के रूप में। नंबर 3 विकल्प है, तीसरा विकल्प है, प्राचीन में, इतिहास में प्राचीन और आधुनिक युग के बीच का युग, जो बीच का युग है के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो अपन इस पे लगाएंगे मध्ययुगीन युग के नाम से। दूसरे नंबर का जो दिया है विकल्प, उस पर अपन निशान लगाएंगे। नंबर 4 है, मध्ययुगीन युग की जानकारी खालिस्तान मुख्य स्रोतों के द्वारा निकली गलत लिखा है इसमें, निकाली जाती है। तो कौन कौन से 2 उसमें अपन उत्तर में लगा देंगे? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 मुख्य स्रोतों के द्वारा निकाली जाती है। इसके बाद नंबर 4 जो दिया है, नहीं 4 नहीं सॉरी 5वां दिया है, मध्ययुगीन युग में खालिस्तान अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। क्या उपलब्ध है? 2 से अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। तो दूसरे नंबर का जो विकल्प दिया है उसको हम उत्तर का सही निशान लगा देंगे। नंबर 6वें पे दिया है, पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास के लिए खालिस्तान जुड़े हैं। काय से जुड़े हैं? तो अपन नंबर 2 जो ऑप्शन दिया है उस पर लगाएंगे सिक्कों और पांडुलिपियों से। किससे? सिक्कों और पांडुलिपियों से। इस तरह हमारे विकल्प प्रश्न पूरे होते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला वाला खालिस्तान है, शुरू में खालिस्तान दिया है, फिर एक संवैधानिक नाम नहीं है। तो इसमें अपन खालिस्तान में क्या भरेंगे? हिंदुस्तान एक संवैधानिक नाम नहीं है। अब जो दूसरा खालिस्तान दिया है वो गलत है और तीसरा भी गलत है। तो 4 नंबर का खालिस्तान हम भरेंगे। इसमें दिया है, अतीत की घटनाओं के अध्ययन को साधारणतया खालिस्तान युगों में बांटा गया है। तो अपन खालिस्तान में भरेंगे प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक। 3 नाम आएंगे इसमें, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक युगों में बांटा गया है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, नंबर 5वां जो खालिस्तान है उसको भरेंगे अब। तो उसमें
पहले खालिस्तान दे दिया गया है, तो खालिस्तान शुरू में, उसके बाद दूसरे कीमती स्रोत हैं जो कि हमें इस युग की जाति, भोजन की आदतों, पोशाकों और आभूषण के बारे में बताते हैं। तो इसमें अपन क्या भर देंगे, शुरू में ही इस युग के दूसरे कीमती स्रोत, इसमें भरेंगे इस युग के। ठीक है। नंबर 6वां खालिस्तान दिया है, दक्षिण भारत में इस युग में राजाओं की शक्तिशाली, दक्षिण भारत में इस युग में राजाओं की शक्तिशाली को देखा गया। कौन से राजाओं को शक्तिशाली रूप में, तो भर देंगे हम चोल राजाओं को शक्तिशाली रूप में देखा गया। ठीक है। अब इसके बाद अपन सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें पहला दिया है, राजाओं और बहादुर महिला योद्धाओं का गौरव पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा संदेश है। तो ये पॉइंट कौन सा है अपना, सही। इस पर सही का टिक लगाएंगे। हमारा देश दुनिया भर में भारत के रूप में जाना जाता है, तो इस पर अपन सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद नंबर 3 पर विभिन्न के उत्तर हितों के उपद्रवों की क्रियाविधि प्राचीन भारतीय युगीन इतिहास के विभिन्न चरणों के दौरान भी जारी रही। ये भी अपना सही है। इसके बाद चौथा नंबर का, आक्रमणकारियों को और पूर्व एवं पश्चिम भारत की क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कई युद्ध हुए। ये भी हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। नंबर 5वां है, प्राचीन समय में हमारा देश भारत एवं जम्बूद्वीप 2 प्राचीन नामों से जाना जाता था। ये भी सही है। इस तरह हमारे सारे सही गलत सही ही हैं, 5 पॉइंट सही हैं। इसके बाद आते हैं अपन सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान में ऐसा भरेंगे, पहला नंबर पे दिया है भारत। भारत क्या है, क्या है भारत, एक देश। तो अपन देश पर लगा देंगे, भारत को कहाँ मिलाएंगे, देश से। सिंधु, सिंधु क्या है, सभ्यता, सिंधु एक सभ्यता है। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत क्या है, आत्मकथाएं, पढ़ा था ना अभी हमने पाठ में, आत्मकथाएं हैं। शिलालेख, शिलालेख क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। शिलालेख क्या है, पुरातात्विक स्रोत हैं। और मध्यकालीन, मध्यकालीन क्या है, मध्य का युग। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी जोड़ियाँ होती हैं। अपन इधर से ऊपर से लगाएंगे तो 5, 3, 2, 1 और 4। ठीक है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, हमारा भारत कैसा देश है। तो उत्तर हम लिखेंगे, हमारा भारत एक गौरवशाली देश है। नंबर 2 पे आएंगे, भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, हमने अभी पढ़ा था किताब में कि मुस्लिम तुर्क हमलावरों के द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है। साहित्यिक स्रोत क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, साहित्यिक स्रोत क्या है। तो उत्तर लिखेंगे शिलालेख, भवन, सिक्के आदि। क्या क्या लिखेंगे, शिलालेख, भवन और सिक्के आदि। पुरातात्विक स्रोत क्या है, सिक्के, शिलालेख, मूर्तियाँ आदि। ठीक है। अगला 5वां दिया, 7वीं शताब्दी में पवित्र कुरान की शिक्षा किसने दी। तो सर्वप्रथम प्रवासियों के लिए मुगल शासकों ने पवित्र कुरान की शिक्षा दी। ठीक है। इस तरह से हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे तो हम इनके आपको निशान बताए देते हैं, तो आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से और कब कब लगाने हैं। तो पहला प्रश्न है, वैदिक युग में हमारे देश का मूल नाम क्या था। तो इसका उत्तर हम पेज नंबर 3 पर ऊपर से पैराग्राफ दूसरे जो दिया है ना, भारत के विभिन्न नाम, इसमें ये लाइन दी है तीसरे नंबर से, वैदिक काल के दौरान से भारत देश का मूल नाम नहीं था। हिंदुस्तान मुगलों के रूप में भी जाना जाता था। मुस्लिम तुर्क हमलावरों द्वारा दिया गया नाम है। प्राचीन समय में हमारा देश भारतवर्ष और जम्बूद्वीप 2 प्राचीन नामों से जाना जाता था। इतना अपन को लगाना है। ठीक है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मध्यकालीन युग को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो हम इसी में आएंगे मध्ययुगीन संसार, पॉइंट जो दिया है ना मध्ययुगीन संसार, इसमें पहला वाला पैराग्राफ छोड़ के दूसरे में यह काल 2 अवधियों में विभाजित हुआ है। मिला आपको? इसमें ही पेज नंबर 3 पर ही है, यह काल 2 अवधियों में विभाजित हुआ है। नंबर 1 प्राचीन मध्ययुगीन काल, ब्रैकेट में दिया 8 से 13वीं शताब्दी तक। नंबर 2 अंतिम मध्ययुगीन काल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। इसका उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मध्ययुगीन काल मध्यकालीन युग के 2 मुख्य स्रोत क्या हैं। तो इसी में पेज नंबर 3 पर नीचे से दूसरी लाइन तो लगाएंगे निशान। मध्ययुगीन काल इतिहास के लिखित अभिलेखों का एक अच्छा उदाहरण है जो हमें काल के विषय में बेहतर जानकारियाँ प्रदान करता है। ये मुख्यतः 2 स्रोतों से निकाली जाती हैं। इसमें दिया है साहित्यिक और पुरातात्विक। ठीक है, ये यहाँ तक तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर है, लघु बालिका। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में दिया है भारतीय इतिहास से जुड़े पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। तो पुरातात्विक स्रोत पेज पलटेंगे, पेज नंबर 4 जब आएगा तो पुरातात्विक स्रोत दिया है। तो पुरातात्विक स्रोत का पैराग्राफ जहाँ से शुरू होता है वहीं से हम इस लघु उत्तरीय चौथे प्रश्न का उत्तर लगाएंगे। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत सिक्के, शिलालेखों, मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों से जुड़कर बने हैं। वे उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक विचार हमें देते हैं। शिलालेख अत्यधिक सहायतार्थ हैं। इनमें से शिलालेख अत्यधिक सहायतार्थ हैं। हम यहाँ तक इसका आंसर लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5 पर आएंगे कि मध्यकालीन युग में साहित्यिक स्रोत हमें किस प्रकार की जानकारी देते हैं। तो साहित्यिक स्रोत पेज नंबर 4 पर ऊपर ही दिया है पॉइंट, तो हम निशान लगाना शुरू करेंगे। प्राचीन भारत की तुलना में मध्ययुगीन काल के लिए अधिक संख्या में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं जो काल के युगों के जीवन के विषय में अंतर्दृष्टि और अत्यधिक विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करते हैं। ये स्रोत हमें शासकों के प्रशासनिक ढांचों, शासनों के सिद्धांतों, सैन्य उपलब्धियों के बारे में हमें सूचनाएं देते हैं। ठीक है, ये अपना लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर समाप्त हुए। अब इसके बाद जो दीर्घ प्रश्न है वो मैं अगले जब अपन मिलेंगे तब मैं समझाऊंगी। इतना आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम कक्षा में मिलेंगे तब हम आगे का पाठ और चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।